करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह। अस्सलामुअलैकुम। ACCPK चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मानिया बुखारी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार राशिद हमीद साहब, जिन्हें करप्शन से रिलेटेड मामलात के बारे में काफ़ी तजर्बा हासिल है। अहले इक़्तिदार का अपने मुखालिफिन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगाने का रवाज आम है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में इस तरह के केसेस के लिए एक कई माह की तैयारी के बाद इस तरह की प्रोसिक्यूशन तैयार की जाती है, केसेस तैयार किए जाते हैं। जबकि हमारे मुल्क की जब बात की जाए तो किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देना या इस तरह के केस बना देना बहुत आसान बात है। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे कि जो कि हुकूमत ने किसी एक नुमाइंदे पर बिना किसी तफ्तीश के और बिना किसी बाकायदा सबूतों के उस पर लगा दिया गया है, और जिसके बारे में हाई कोर्ट लाहौर ने भी एक बात कही है कि जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस केसेस में बहुत सारे लैप्सेस मौजूद हैं और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक केस है। ये केस बेसिकली राना सनाउल्लाह, जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, उन पर लगाया गया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे राशिद हमीद साहब से। सर, हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड कौम और दूसरों और असूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाला बनाने का एक दावा करते हैं, तो सर आप क्या समझते हैं कि इस केस के बारे में क्या हकीकत है? देखिए जी, इस केस के पर्टिकुलर इस केस के सिलसिले में तो बाकी तो जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, जो कुछ यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे तो वो इस सिलसिले में ये जो केस बनाया गया है या ये जो भी हुआ है, मुझे तो इस पे ऊपर एक पुरानी बात याद आ गई। वो हमारी है तो छोटे थे हम उस वक्त जब ये बात हुई थी, तो भुट्टो साहब ने चोरी ज़रूर लाई साहब के ख़िलाफ़ एक भैंस चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उस वक्त ये लेवल था कि चोरी ज़रूर लाई साहब, जो कि एक पॉलिटिकल फिगर थे और कादावर शख्सियत भी थे, उनके ऊपर एक भैंस चोरी का मुकदमा लगा दिया। तो अब इसी तरह अब ये इतने अरसे के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमने कोई किसी चीज़ में कोई ऐसी अच्छी पेशरफ्त नहीं हुई कि हम कोई बेहतरी की तरफ जाते। वो डिक्लाइन का अब ये लेवल आ गया है कि हम पहले ये दावे करते हैं कि जनाब हम 15-20 दिन या इतने दिन से या महीनों से हम इसकी वाचिंग कर रहे थे, राना सनाउल्लाह मनशियात में मुलव्वस थे। तो उस वाचिंग के बाद फिर इन्होंने ये रेड किया मौके के ऊपर और वहाँ से सारी चीज़ें बरामद कर ली और केस बना दिया कि जनाब ये 20 किलो हीरोइन आ गई। क्योंकि थोड़ी बहुत बनाते तो शायद सज़ा कम होती। मेरे ख्याल में कोई ये लिमिट है इतनी कि जिसके ऊपर सज़ाए मौत का केस सज़ा है इसकी। तो इन्होंने एक बड़ा केस बनाने के लिए बजाय इसके, या ये भी हो सकता है कि मामला छोटा हो और उसको बड़ा बना दिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, जिसकी वजह से ये उसको सारे बाद में ये अदालतों से और ये दूसरी जगह से ऊपर इनको समझ लें आपको ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया, उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में मैंने हीरोइन का नशा नहीं किया। 2 आदमी जो है वो आगे ड्राइविंग सीट पे और साथ वाली सीट पे बैठ गए और 2 साहिबान जो थे वो मेरे दाएं और बाएं आके बैठ गए और विद इन 1 or 2 मिनट्स उन्होंने गाड़ी को जो है वो वहां से भगा लिया। अफगानिस्तान से हीरोइन फैसलाबाद आती है, फिर उससे फैसलाबाद से मैं जो है वो एक और अफगान नेटवर्क जो लाहौर में उसे पहुंचाता हूं और वो आगे पूरी दुनिया में पहुंचाता है। इतना बड़ा नेटवर्क जो अफगानिस्तान से लेके फैसलाबाद तक और फैसलाबाद से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो किधर है? वो इतनी समातें और इतना वक्त गुजरने के बाद भी, इतने प्रोसिक्यूटर्स भी तब्दील होने के बावजूद भी कोई सबूत सामने आए हैं यहाँ पे या क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, हम तो आम पब्लिक तो हैं, हम तो आम पब्लिक में से हैं और हम तो आम व्यूअर हैं, टीवी चैनल को देखते रहे। ये शहरयार अफरीदी साहब हमारे मिनिस्टर हैं इस चीज़ के और माशाल्लाह कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो उनकी वो कस्में खानी और वो बयान देने और वो कायमा कमेटी में बयान देने और वो ANF के जो सरबराह थे मेजर जनरल साहब, उनको भी वहाँ पे उनको बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती रही, लेकिन पब्लिक को इस चीज़ का किसी ने कोई सही बात नहीं बताई कि असल में बात क्या हुई वहाँ।
वो थोड़ी बहुत बातें पब्लिक के पास आ जाती हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब जो थे वो माशाल्लाह वहाँ से अदालत से जो है उनकी ज़मानत भी हो गई और आगे वो बरी भी हो जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में सुना है वो गए हुए हैं, तो जैसे अहमद साहब ने बताया है। तो सर ये जो केस बनाया गया कि ऑन द स्पॉट जो सामान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मनशियात की चीज़ें जो हैं वहाँ से मिली हैं या जिसने भी देखा है पकड़ा है, उसकी कोई क्लिप कोई वीडियो सामने नहीं आई, क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं थी या सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम था? नहीं, देखे ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि इन्होंने वीडियो क्यों, हर एक के पास तो मोबाइल कैमरा है, वीडियो बनाने में क्या मसला है? वीडियो बना लेते, वहाँ सारी उनकी ऑडियो वीडियो उनकी सारी रिकॉर्डिंग होती और वो अदालत को भी दिखाते और आवाम को भी दिखाते कि ये देखें ये आपके नुमाइंदे हैं और ये इस तरह के मामलात में ये मुलवस हैं। तो पब्लिक को भी इन्होंने कुछ नहीं बताया और एक ऐसे ही वो बहन चोरी वाला ये तो मुझे केस लगता है, एक केस जो है वो मैन्युफैक्चर करके वो और बाद में जनाब इनके बड़े तलकात हैं और इधर से हैं उधर से हैं, ये इंटरनेशनल माफिया है। भाई माफिया है तो बाकी माफिया के बंदे किधर चले गए? इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी तरह भी इनके जो है वर्शन उनको ये मीट वेद नहीं करती। शायद यही वजह थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस केस पे जो है ज़्यादा उन्होंने नहीं सनाउल्लाह के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की, क्योंकि वीडियो लैब्स और ऑडियो लैब्स इस तरह के कोई प्रूफ नहीं थे बहुत ज़्यादा। जब ये देखें केस बना था तो आवाम जो है उनको लोगों को सारी समझ आती है, तो ये उस वक्त ये लगता था कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये तो एक बात बनती नहीं। देखे ना, एक कॉमन सेंस की बात है कि एक शख्स जो है वो अपोजिशन लीडर है या अपोजिशन का बंदा है या उनका मेन फिगर है अपोजिशन की, और वो हुकूमत जो है उसके मुखालफ है और उनके मामलात में हुकूमत जो है उसके ऊपर नज़र रख रही है, तो वो इस तरह की वो अपनी गाड़ी में ये इस तरह की स्मगलिंग कर रहा है और ये इस तरह की बातें, ये देखें ना, ये एक आम बंदे को भी समझ है कि यार एक बंदा अंडर वाच्ड है, वो इस तरह की मनशियात क्यों करेगा? इस तरह की हरकत जो है जो करते होंगे या करते नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि जब वो अपोजिशन में थे तो उसके बाद तो इनकी उनके ऊपर विजिलेंस थी, वो विजिलेंस जो थी उसके बावजूद भी अगर वो ये काम कर रहा है तो ये कोई मतलब है कि कोई अहमक शख्स ही हो सकता है दुनिया में, कोई ऐसे पागल शख्स ही हो सकता है। मुझे तो नहीं ये समझ आती कि इन्होंने ये क्या क्यों किया है। फिर इसके बाद उनकी अफरीदी साहब की फिर कस्में देख लें, उनकी बातें देख लें, मुझे तो बड़ा मैं तो परेशान। चैनल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस बारे में बात की है, तो उन्होंने भी इस तरह की कोई शवाहिद नहीं पेश किए। वो शवाहिद होते तो पेश करते ना, वो बनी वो किस तरह के वो समझदार ये लोग इन्होंने रखे हुए हैं, ऊपर मिनिस्टर बन गए हैं और उसको इवन कश्मीर कमेटी का चेयरमैन तक बना दिया गया है, और वो अपनी किसी बात पे वो शर्मिंदा होने के लिए कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि यार ये मैंने क्या किया। क्या लोगों को समझ नहीं आती? सारे लोग जो हैं वो क्या पाकिस्तान में बेवकूफ़ बसते हैं? सिर्फ यही सियाने हैं दुनिया में? तो सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, लोगों को पहले ही समझ है कि क्या होना है और ये क्या किया है। तो इसमें मुझे बताएं कि इसने कौन सी अपनी हुकूमती पार्टी की को मुझे नहीं समझ आती इन मिनिस्टर साहब ने कौन सी खिदमत की है, और फिर उसके ऊपर मतलब उसी मामलात पे वो दोबारा बैठ के डील कर रहे हैं और दोबारा बातें कर रहे हैं। अब इसका तो कोई मसला नहीं है, वो तो कहते हैं ना कि वो दो बंदों का आप कुछ नहीं कर सकते, एक आपके जो मुँह पर झूठ बोले और दूसरा जो दरिया के दूसरे किनारे से आपको गालियाँ निकाले। तो जो बंदा मुंह पे झूठ बोल रहा है उसके ऊपर आपके पास तो इसका कोई हल नहीं है। तो ये राणा सनाउल्लाह वो कह रहे हैं कि जनाब वो झूठ बोलता है, भाई झूठ बोलता है तो तुमने तो उसके ऊपर रेड किया था मैनेज करके सारा कुछ, उसके झूठ बोलने के आप तो कुछ साबित नहीं कर सके, झूठ तो आप बोल रहे हैं, अपने झूठ के ऊपर कोई बात नहीं, आप कौम को दोबारा झूठ बोल रहे हैं। सर इस केस के बाद क्या असरात पड़ रहे हैं हमारी हुकूमत पर, उनके नुमाइंदों पर, अपोजिशन पर और अवाम पर? देखें जी, अवाम तो पहले ही सारे मामलात से, वो आपको पहले भी एक बात की थी कि सारा सिस्टम जो है वो प्रीवियस आटो पे इन्होंने चला दिया है। अवाम के पास तो पहले ही पोजीशन इनके पास कोई नहीं थी, और अब बाकी जो रही सही कसर है वो जो इस तरह के लोग हैं वो आप कर देंगे। अब इमरान साहब इस मामला में तो कोई नहीं बोलते, लेकिन बात यह है कि इमरान साहब को भी सारी बात की समझ है, PM साहब को बोलो, अब उनकी मजबूरियाँ होंगी कि अब इनको कंटिन्यू करना है, इनको मिनिस्टर रहना चाहिए, भले ये सारे जहान में शर्मिंदा करा दें, और कोई फेस सेविंग के लिए कम से कम कोई एक्ट कर लेते। ये तो बैंक चोरी से भी आपने गंदा मुकदमा बना लिया। लेकिन सर चीज़ें अगर ऑटो पर चलेंगी तो इस तरह तो हर रोज़ कोई नया मामला जो है सर उठाएगा और हर कोई अपनी मर्जी करता रहेगा। देखिए जी, बात ये है कि इमरान साहब जो थे, ये जो गंदे अनासर थे, इनको सारे सेटराइट करने आए थे। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने सेटराइट किसी को क्या करना था, स्वाय ये एक ऊपर शो चला के, तो बाकी सारा माशरा इनके दूधों का धुला हुआ है। ये सारे बाकी लोग जो हैं ये साफ़ सुथरे हैं, उनकी तरफ तो आपकी कभी ध्यान नहीं गया। ये क्या, ये गिनती के चंद लोग हैं जो इतने बुरे हैं?
जी, बाकी सारे जो हैं वो सब पर ग्रिप पकड़ना ज़रूरी है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, अब एक बंदे ने झूठा साबित हो गया है, आपको शर्मिंदगी का बायस बना है, तो आप उसको फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग जो हैं, जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उनको कंटिन्यू करने की क्या मजबूरी है। अवाम के लिए कुछ करना है तो उसके लिए इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं चलता। मुल्क में तो कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह के नहीं करने पड़ते। कॉम्प्रोमाइज़ तो बाहर फॉरेन लोगों से करने पड़ते हैं। विद इन दी कंट्री आप अपनी हुकूमत में अपने मुलाजमों के साथ, अपने सवाडी के साथ अगर कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे तो फिर आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? आपकी तो कोई पॉलिसी और कोई ग्रिप कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आपकी विजन के मुताबिक चलने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, इस केस के सिलसिले में हमारे साथ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जर्नलिस्ट अहमद शेख साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सर वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच मारिया बुखारी और थैंक यू वेरी मच राशिद हमीद साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपने एंटी करप्शन चैनल पाकिस्तान की शुरुआत की है और हमें बड़ी तवक्को है। बहुत सी काविशें की गई कि करप्शन के नासूर को इस मुल्क से ख़त्म किया जाए। ये भी आपके चैनल की एक काविश है कि शायद इस तरीके से मुल्क सुधर जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पर जो है वो गामजन हो सके। अब रही इस केस की बात, इस केस के इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी तमहीद है जो बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी चोरी और बड़ी करप्शन के जो लोग करते हैं उनको सज़ा देने का इस मुल्क में कोई रवाज नहीं रहा, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान आज इस मकाम पर खड़ा है। अब आएँ राना सनाउल्लाह के केस की। जी बिल्कुल। मैंने याद है मुझे कि मैं पीटीआई का एक वर्कर रहा हूँ, मैंने पीटीआई को वोट भी दिया था, लेकिन उनकी कोताहियों को सामने लाना एक बहुत ज़रूरी अमल है। मैंने ये बात नोट की है कि जितने भी सियासी मुखालफिन केसेस बनते हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी सियासी मुखालफिन पर केस बनाती रही है। नून लीग भी बनाती रही है, पीपल्स पार्टी भी बनाती रही है, पीटीआई ने भी बनाए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह के साथ मेरी को ख़ास कोई ऐसी हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये जो केस बनाया गया ना, इस केस में एक तो बहुत जल्दबाजी की गई और दूसरी बात है कि प्रोसिक्यूशन, बी ऑनेस्ट विद यू, द प्रोसिक्यूशन वाज वेरी वेरी वीक। इसका नतीजा ये हुआ कि 26 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट दिया और उस डॉक्यूमेंट में तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं, जिनमें मैं सिर्फ 2 की बात करूँगा। और वो ये था, एक तो ये था कि एक चीज़ होती है कि ऑन स्पॉट जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हो ना, तो उसका एक मेमो तैयार किया जाता है। वो मेमो तैयार ही नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये हाई कोर्ट ने अपने उस पॉइंट में लिखा भी हुआ है। नंबर दूसरी बात, जो अहम बात ये वो ये थी कि जो इंक्वायरी अफसर था ना, उसने इतने बड़े केस के लिए उसका फिज़िकल रिमांड ही नहीं मांगा राना सनाउल्लाह का जी। तो जिसकी वजह से हाई कोर्ट को ये बात कहना पड़ी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये एक ऑब्वियस सा काम है और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस केस इज़ ऑल्सो इज़ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड दैट्स वाई आपने देखा कि बेल हो गई। अब सवाल ये है कि क्या राना सनाउल्लाह वाकई मुजरम है? अगर ये मुजरम है तो उसका फ़िज़िकल रिमांड क्यों नहीं हुआ? अगर ये मुजरम है तो ऑन स्पॉट जो सामान बरामद किया गया था उसको अदालत में पेश करने में क्या मजबूरियां थी? ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के जो इंक्वायरी ऑफिसर थे वो कोर्ट को जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। तो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह का केस इस वक्त राना सनाउल्लाह के हक़ में ज़्यादा मजबूत है, हुकूमत के हक़ में ये कमज़ोर है। तो जो ये तो मेरी अपनी एक राय है। और हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, होता ये है कि हाई कोर्ट जो फैसला कर देती है ना जी, अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट उसको ऑनर करती है। तो लिहाजा चाहिए ये हुकूमत को ये चाहिए कि जब भी वो ऐसे केसेस बने, आप बिलियंस खर्च करते हैं ऐसे केसेस बनाने पे, तो कम से कम प्रोसिक्यूशन आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। पाकिस्तान में अब तक जितने भी केसेस बनाए जब बने, उनमें से ज़्यादातर केसेस की प्रोसिक्यूशन जो थी वो बहुत वीक थी। आप आसिफ अली जरदारी के केस को ले लीजिए, आप नवाज शरीफ के केस को ले लीजिए, और ये केस आहिस्ता डिज़ोल्व होते चले गए। और मुझे ऐसे लगता है कि राना सनाउल्लाह का ये जो केस है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा और इसकी कोई ऐसा इतनी ताकत नहीं रहेगी। और बस मैं तो सर आप इस केस का एंड अप यही देखते हैं कि ये डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है?
देखिए जी, मैंने तो आपसे एक छोटी सी बात किया कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया ना, अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। ज़्यादातर यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ऑनर कर दिया। अगर इनके पास अब भी प्रोसिक्यूशन में अब इनके पास ऐसी विटनेसेस आ गई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफाई करें, तो फिर तो राणा सनाउल्लाह कुड बी इन ट्रबल। बट इट सीम्स टू मी कि ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने 7 पॉइंट्स पर बेस करके जो जजमेंट दी हुई है ना, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी जस्टिफाई करने में या इनके प्रोसिक्यूशन को इस केस को जस्टिफाई करने में मेरा ख्याल में काफ़ी दिक्कत पेश आएगी। तो राणा सनाउल्लाह सीम्स टू मी भी कि ये केस जो है इसका एंड अप जो होगा वो शायद राणा सनाउल्लाह साहब के फेवर में ही हो जाए। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अहमद शेख साहब और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, इस बारे में राय दी, क्योंकि इस केस के बारे में ज़्यादा तफसीलात और सबूत जो है नहीं रिकॉर्ड किए गए। तो इस ख्याल में यही कहा लगता है कि राणा सनाउल्लाह का जो केस है वो उनके हक़ में ही जाएगा, उसका फ़ैसला। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अभी अहमद शेख साहब, और जैसा कि उन्होंने इस केस पर बात की, तो सर राशिद हमीद साहब से भी मैं पूछना चाहूँगी कि सर आप इस केस का एंड क्या समझते हैं कि इस केस का एंड क्या है, क्या होगा आखिर में? वो वही है जो पहले नैब वालों के एंड हुए में, पहले भी नैब वालों का कौन सा वो कुछ बस वही है जो सजा वजा काट आए हैं अंदर जेलों जुलों में, और हमारे नैब के टाइम ही पास कराना है, जितनी देर रख लें अदर देन लॉ, वही आपके पास कानून है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नैब में अभी भी चल रहे हैं इस तरह के, और जिनकी कोई अभी तक कोई मजबूत कड़ी सामने नहीं आई है और जो तवील अरसे तक चलते रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो सियासी लीडर हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ हैं, और इसी वजह से और इन्हीं सियासत की वजह से हमारी आवाम की जो भलाई है या उस पर काम करने पर फोकस जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो इसके साथ ही हम अपना शो ख़त्म करते हैं, और मैं राशिद हमीद साहब का और अहमद शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बात की। फिर हम हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई मसला रिलेटेड है या कोई ऐसा इशू है जिस पर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बात की जाए, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारे नंबर्स की डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन के नीचे आ रही होंगी, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल की असल कहानी से आगाह हैं? हम करप्ट माफिया पर हाथ डालने से क्यों गुरेज़ा हैं? क्या एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने करप्शन के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया है? एंटी करप्शन चैनल का मकसद इन तमाम सवालों के जवाबात हक़ाइक़ की रोशनी में पेश करना है। करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह।